साल तक है तो मेरी बात को समझेगा, कम से कम तू तो समझेगा, क्योंकि बचपने से आज तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के तमाम मूड्स को समझते हैं। तभी मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुझे सुनाने चला आया, और तू भी। ओके, मैं जानता हूं कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुम किसी के इश्क में इन्वॉल्व हुए हो। इससे पहले तो सारी मेरे लिए छोड़ी हुई थी। हाँ? देखो सारा, मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा है? फायदा क्या? वो तो बेचारी कब्र में अपनी हड्डियां भी गुला चुकी। अब तुम्हारे आए भरने से होगा क्या? टेल मी। नहीं विकी, जिस तरह से वो मेरी रूह मेरे वजूद पर छाई हुई है, हम दोनों अलग होके नहीं रह सकते। या तो वो कब्र से बाहर आएगी या मैं जाऊंगा उसके पास। कल ही तो आए हो, आज फिर जा रहे हो? अब आंटी, कल तो ये फालतू काम से आया था, खामोखा अपना वक्त बर्बाद करता रहा, लेकिन अब तो हम काम से जा रहे हैं। क्या आंटी के मैं अपने सॉन्ग की वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए आंटी, मेरी शक्ल तो इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए तो ग्लैमर के लिए इसे हीरो बना रहा हूँ। वैसे आपस की बात है आंटी कि मेरी तरह के जितने भी सिंगर्स हैं ना, वो सारे आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। मगर जा कहाँ रहे हो? यही एक पास का गांव है, तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे होगा। नहीं, रात तक आ जाओगे ना? जी जी, रात को तो वापस आना ही होगा, वरना वहां गांव के सांप, बिच्छू, मच्छर और कीड़े मकोड़ों के दरमियान कौन रहेगा? नहीं मम्मी, हो सकता है कि हमें रात को वहीं रुकना पड़े, वो शूटिंग लंबी भी तो हो सकती है। सॉरी, मैं इसको नहीं जाने दूंगी। मम्मी, मैं कोई लंदन से नहीं आया हूँ, उसी गांव की मिट्टी से बना हूँ। लेकिन मैं तो लंदन से आई हूँ, मेरा तो कुछ ख्याल कर लो। इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे तुम्हारे पापा से शादी करने की। मेरी खातिर तो वो दोबारा गांव गए नहीं। नहीं आंटी, ये कह रहा है इन केस अगर शूटिंग लंबी हो गई तो देर भी हो सकती है, बस इतनी सी बात है। नहीं विकी, मैंने तो इसको ठीक तरह से देखा भी नहीं है। देखो इसे, ना खाने का ख्याल ना पीने का। शक्ल देखो कैसी बन गई इसकी। कुछ दिनों के बाद इसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए फिर ले जाना। सॉरी मम्मी, मैं नहीं रुक सकता, मैंने जाना है। आंटी आप फिक्र ना कीजिए, मैं हूं ना, वो वहां पर खाता पीता रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये ऐसा ना था, इसको गांव के पानी ने खराब कर दिया है। इसको प्लीज जल्दी वापस ले आना, ठीक है विकी? ठीक है, कहीं वो अकेला ना चले जाए। आप छोड़ेंगी तो मैं जाऊंगा। तुम बहुत ऐसा गाड़ी चलाते हो, इसलिए मैं चलाऊंगा। सारंग, एक बात बोलूं, तुमने आंटी को बहुत हर्ट किया है। वापसी पर अच्छी तरह सॉरी करना उनसे। क्या करूं यार विकी, क्या करूं? मुझे कोई और दिखाई भी तो नहीं देता। उसके और मेरे बीच में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पता नहीं क्या करने जा रहा है तू। तलाश, अपने इश्क की तलाश, जैसे सशल साईं अपने इश्क की तलाश में निकले थे, जैसे लतीफ सरकार भिट पर आके बैठ गए थे उसके इंतजार में।
मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, मिलना किसी से ख्वाब में, मिलना किसी से ख्वाब में। चलो जल्दी से मेरी मिठाई निकालो। किस चीज की मिठाई? लो, आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। सुनेंगे तो खुशी से झूम जाएंगी। हाँ वो आ गया। वो आ गया। सौरभ, मैं कहती थी ना वो आएगा। मैं कहती थी ना वो आएगा। मैं कहती थी वो आएगा। वो सिर्फ मेरे लिए आएगा। वो सिर्फ मेरे लिए आएगा। वो सिर्फ मेरे लिए आएगा। मासूरी कौन है? बाबा साईं, वो मेरे साथ क्यों है? आप जानते हैं? सिर्फ आप जानते हैं बाबा साईं। इतना मालूम है मुझे। मैंने तुमसे क्या कहा था बेटा, कि तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम शहर के शोर में उसकी आवाज मत सुनो। जगमगाती हुई रोशनी में रहो ताकि तुम पर उसका साया भी न पड़े और तुम उलझ गए। उसकी आवाज मुझे शहर में भी सुनाई देने लगी है। उन रोशनियों में भी वो मुझे दिखाई देने लगी है बाबा साईं। मैंने उसे टीवी पर देखा। क्या करता? आंखें बंद कर लेता। बाबा साईं, अब आपको बताना पड़ेगा कि मेरा उससे क्या ताल्लुक है, क्यों मेरे जहन पे छाई हुई है वो। ये 300 साल पुरानी बात है, जब मलेशिया की एक रियासत रनकावी में एक आम किसान घराने में एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मासूरी रखा गया। मासूरी जब जवान हुई तो उसके हुस्न और जहानत के किस्से रियासत में आम हो गए। और रियासत के लोग उसके हुस्न और जहानत से मुतासर होते चले गए। फिर एक दिन मासूरी पर रियासत के सुल्तान वान दातू की नजर पड़ गई और उसकी दिल में मासूरी से शादी करने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसके शोहर और बेटे दोनों के दिल में बसी हुई थी, इसलिए वो मासूरी को किसी न किसी बहाने जल्द अज जल्द इस घर से निकालने का सोच रही थी। मगर मासूरी इस एहसास से बेखबर
अपनी जिंदगी की खुशियों में मस्त अपने शोहर के दिल में बैठी थी, उसे भला कोई कैसे नकार सकता था। फिर एक दिन उन दोनों में जुदाई की घड़ी आम पहुंची। और मासूरी का शोहर टारस दुश्मन की यलगार रोकने के लिए मैदान जंग में चला गया, लेकिन मासूरी को उसने तन्हा नहीं छोड़ा था। उसकी कोख में एक बच्चा सुलाकर चला गया, मगर याद की शिद्दत और जुदाई की अजियत बहुत ज्यादा थी और बच्चे का लम्स उसको और भी बढ़ा रहा था। जंग के मैदान में जिंदगी और मौत का मुकाबला याद करके वो अपने बेटे के सर पर कभी साया और कभी धूप देखती थी। दुख और गम के इन घड़ियों को रोज समंदर के लहरों में पैगाम बनाकर डाल देती ताकि वो उसके शोहर तक पहुंच सके। और फिर एक दिन उन लहरों पर सफर करता हुआ एक अजनबी उस साहिल पर उतरा जहां मासूरी रोज रोया करती थी। वो अजनबी जिसका नाम ड्रमबंग था एक मौसीकार था, इसलिए वो एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक सफर करता और अपनी मौसीकी से लोगों के दुख दर्द समेटता था। और यहाँ की सबसे दुखी औरत मासूरी थी, इसलिए मासूरी और ड्रमबंग में दोस्ती और गमगुसारी का एक खूबसूरत ताल्लुक बन गया। ड्रमबंग की धुन मासूरी की आंखें धो डालती थी और वो अपनी धुन घंटों बजाया करता था। माहूरा जो एक अरसे से मासूरी को इस घर से निकालने के ख्वाब देख रही थी, शायद उस मौके की तलाश में थी। माहूरा ने ड्रमबंग और मासूरी के खूबसूरत ताल्लुक को नाजायज बनाकर अपने शोहर के कान में बात डाल देती है, इतना कि रियासत के हाकिम के कानों में मासूरी की आवाज सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रही और वो अपनी सफियां भरती है। और उधर उसका शोहर दूर, बहुत दूर मैदान जंग में उसी बाप की रियासत बचाने के लिए लड़ रहा था जिसके आगे उसकी बीवी बेबस खड़ी थी। का इल्जाम लगाकर
उसको वीराने में एक दरख्त से लाकर बांध दिया गया। मगर कोई भी उस इलाके में मासूरी की बदकारी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। वो मासूरी को बरी करने के बदले में उसके गर्द अपनी कीमती चीजों का ढेर लगा देते हैं। सोना, चांदी, कपड़े, जेवर, अनाज, बर्तन, सब कुछ। लेकिन माहूरा की हसद और जलन बादशाह की आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी उसको लोगों की ख्वाहिश नजर ही नहीं आई। बादशाह की अंधी तलवार मासूरी के गर्दन और ड्रम्पन के वजूद पर चल गई। डम्भंग ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को समंदर की मौजों के हवाले कर दिया और वो मौजें उसको लेकर यहां मुर्शिद साईं की बाब बरकत जमीन पर ले आईं और वो मुर्शिद साईं की दरगाह पर बैठ गया और बाकी की सारी जिंदगी वही धुन जाता रहा जो मासूरी सुनती थी। मुर्शिद साईं ने उसको नवाज दिया और आज हम उसकी औलाद, उसकी छोड़ी हुई दौलत और बख्शी हुई इज्जत के साथ इस किनारे के मालिक बन खड़े हैं। ये सब कुछ आप मुझसे छुपाते क्यों रहे बाबा साईं? इसलिए क्योंकि मामला कारोकारी का था और बाबा साईं ड्रम्पंग पर बात आती है और किसी को क्या मालूम कि मामला क्या था, ताल्लुक कितना पाक था। लेकिन तुम्हें मासूरी के बारे में किसने बताया? जब मासूरी कत्ल कर दी गई तो उसका शौहर जंग से वापस लौटा। उसे अपनी बीवी पर इतना एतबार था कि उसकी गैर मौजूदगी में वहां जो कुछ हुआ उसने मानने से इनकार कर दिया और उस जालिम बादशाह और अपने बाप की रियासत छोड़ने का फैसला किया और अपने बेटे वान हाकिम को लेकर थाईलैंड चला गया। और आज इतने 100 साल के बाद उसकी बेटी आयशा, जो खुद को उसके नस्ल का बता रही है, मलेशिया आ रही है अपनी मां मासूरी के पास। I would also like to thank the government of Malaysia for their warm acceptance of me as a guest, even though I will not really be a guest in Malaysia. Actually, it is here in Thailand that my family and I have been a guest for past 6 generations. Anyhow, relationships are part of the soul. They continue to exist regardless of where the bodies are. Love lives on irrespective of time. That reduces
bodies to ashes and dust. My mother Masuri was killed cruelly, yet her soul still exists with us peacefully till now. अरे ऑन करो, क्या कर रही हो ये? ऑन करो इसे। रात के 2 बज रहे हैं, पता नहीं किस गांव में लेके गया है उसे। अरे तुम इसको ऑन तो करो, मुझे देखना है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं उसे इंग्लैंड भिजवा रही हूँ। अरे तुम बाद में डिसाइड करते रहना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुननी है। वो पता नहीं क्या कह रही थी। अजीब चीज हो, अब सारी दुनिया चुप हो जाए ताकि तुम बोलो। आप ही तो दुनिया भर की खबरें सुनते रहते, अपने घर में क्या हो रहा है कोई खबर है आपको? क्या हो रहा है? क्या कयामत आई घर में? दुनिया में कौन सी तब्दीली आ गई आपकी सियासत से? क्या फायदा मिला है आपको आज तक घंटों टीवी देखने से? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहां होगा। आप उस वक्त बाहर बैठी हैं थक में। यहीं अंदर मेरा जी घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई। अच्छा अच्छा, पता नहीं कब आएगा। अभी पापा से भी सारा सब कुछ एक ही दिन में पढ़ा देंगे। सोरठ, सोरठ, तुम जाकर देखो ना। वो फिर आ गया। फिर आ गया। तुम होश में रहो तो तुम्हें पता चले ना कि इस हवेली में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। पता तो तुम्हें तब लगेगा जब वो तुम्हें भी उठा के इस हवेली से निकाल बाहर फेंके। मैं सही सो मुझे इस हवेली में वैसे रहना नहीं है। तुम्हें फर्क भी क्या पड़ता है पुट, क्योंकि तुमने तो वडेरों की बैठकों में या फिर मवालियों के डेरों पे पड़े रहना है। मैं इस इलाके में नहीं रहूंगा, मैं शहर जाऊंगा। यहाँ मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, शहर जाके बाबा साईं की कुर्सी पर बैठूंगा। हाँ, और बाकी बात रही यहाँ हवेली की, तो हवेली में नहीं रहना, मैंने शहर के बंगले में रहना है जाके। अब अदा सारंग आए या जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चाहे मुकरे में सर में ऐसी फेरी हो रही है। दिमाग खराब है छा? क्या करूं बाबा साईं, क्या करूं मैं? वो मेरे ख्वाबों में आती है, मेरे रूह से मिलती है, मेरे वजूद में रहती है। वो हर लम्हा, हर पल
जैसे वो मेरा ही दूसरा हिस्सा है। क्या करूं मैं बाबा साईं? ये सजा है, इश्क है, क्या है? मैं क्या करूं बाबा साईं? तुम भी अपना इश्क मुर्शिद के कदमों में रख दो, जैसे साईं ड्रमबंग ने अपना दुख रख दिया था। यही तुम्हारी पनाह है बेटा। नहीं बाबा साईं, नहीं। इश्क कोई दुख नहीं जो किसी के भी कदमों में रख दिया जाए। ये बेचैनी है, इस्तराब है, ये कहां बैठने देती है। फिर और क्या करोगे? उस कब्र पर जाकर बैठोगे यहां से उठकर, और वो कब्र से निकलकर तुमसे मिलेगी तो नहीं? नहीं। देता तो वो पत्थर भी कुछ नहीं जिसको लोगों ने खुदा बना के घर में रखा, लेकिन उनको भी वही दे रहा, क्योंकि उनकी अकीदत उस पत्थर के पैरों से टकरा रही है, सुकून पा रही है। मेरा इश्क जब उस कब्र से टकराएगा तभी सुकून पाएगा। बाबा साईं, मुझे जाना है, मुझे मत रोके, मुझे जाना, मुझे मत रोके बाबा साईं। रचना क्यों घबरा रही थी? पता नहीं, शायद तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होगी? सच सच बता, तुझे तो पता होगा। तो सारंग का इंतजार कर रही थी ना? ठीक कर रही थी वो। उसे अदा सारंग का इंतजार करना चाहिए, मेरा नहीं। मेरा नहीं। लुधियाने जा। रचना, रचना, रचना बेटे, तुम यहां कहां सो रही हो बेटा? अपने कमरे में जाके सो जाओ। बाबा साईं, आप रात भर कहाँ थे? कहीं बाहर गए हुए थे? हाँ, वो सारंग आया था, उसकी परेशानी थी। परेशानी? हाँ, नहीं, कोई खास नहीं। हाल वालों की औलाद है ना बाबा, थोड़ी सी मिरास मिल गई उसको, उसकी परेशानी थी। दरगाह पर बैठा है? नहीं, वो वापस चला गया। तू
अपने कमरे में जाके सो जा। कितना परेशान किया तुमने अपनी माँ को, कुछ पता भी है तुम्हें? और उस कमबख्त विक्की के बच्चे ने तो मुझे और भी डरा दिया था, बिच्छू और सांप का नाम लेकर। रिकॉर्डिंग में तो तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, कहाँ बैठ जाते हो। कैसी हुई, ठीक हो गई रिकॉर्डिंग? जी जी। अच्छा, कुछ खाया भी है तुमने? मैं कुछ नाश्ता लगाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, मैं बस आराम करूंगा तो। अच्छा जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसी रही रिकॉर्डिंग? ठीक रही बाबा जी। तुम किसी रिकॉर्डिंग पे नहीं गए थे? अभी बाबा साईं का फोन आया था, सारंग, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है अति। वो लड़का फिर आया था रात को, सुबह सवेरे चला गया। सुना तो मैंने भी है, क्या वजह हुई? क्या वजह होनी अति? हाँ, बेटा बाप दादा की जमीनों पे परिंदे मारने नहीं आता, अपनी बंदूक की आवाज से लोगों को सुनाने आता है कि इन जमीनों का वारिस मैं हूं। शिकार तो बस बहाना होता है। कल जुम्मे की रात थी, सारे मुरीद महफिल लगाते हैं, तो उसकी हाजिरी तो जरूरी थी ना दी। बाकी दिनों में क्यों नहीं आके इधर की देसी रोटियां खाता? हाँ, वो लड़का बैठा रहे वहां शहर में मां की गोद में, और इधर उसकी गद्दी पे हाजिरी भी लगती रहे। बाबा साहिब को चोरी छुपे ये काम करने की क्या जरूरत थी? भाजाई, वो बाइख्तियार है, जिसको चाहे हाथ पकड़कर गद्दी पर बिठा दे। यही बात तो अदी मैं पूछना चाहती हूँ कि बाबा साईं को ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं हूं कमजोर औरत, क्या बिगाड़ लूंगी उनका? वो ऐसा नहीं कर रहे हैं भाजाई, ये शक अपने दिल से निकाल दो। सारंग किसी और वजह से आया होगा। और वजह से? किस वजह से अदी? अब मुझे तो ऐसा नहीं मालूम, अगर कोई जरूरी बात होगी तो बाबा साईं खुद ही बता देंगे मुझको। हाँ, सबको सब कुछ मालूम है, हिकड़ी मैं ही बैठी हूँ अंधी बैरी इस घर में। क्या क्या मतलब है भाजाई? मतलब अदी, मतलब ये कि आपकी बेटी सारी रात बैठी रहती है उसके इंतजार में, सवेरे तक राह देखती है उसकी। अब अल्लाह जाने ये खेल कौन खेल रहा है, किसके इशारों पे सारंग दरगाह की हाजिरियां दे रहा है। क्या मतलब? तुम मलेशिया नहीं जाओगे, बस बात खत्म। क्यों नहीं जाऊंगा बाबा साईं? मलेशिया बेकार है, सब फजूल है। इससे अच्छा है तुम किसी और मुल्क घूमने फिरने जाओ। बाबा साईं, मलेशिया बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत दुनिया आती है वहां पे, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? सारंग, जब मैंने मना किया है कि तुम मलेशिया नहीं जाओगे तो किस बात की बहस है? बाबा साईं, मैं अपने बस में नहीं हूं। मैं अगर चाहूं भी तो अपने आप को नहीं रोक सकता मलेशिया जाने से। ठीक है, मैं इलाज कराता हूं तुम्हारा, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाता हूं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं तुम्हारे पागलपन का। बाबा साईं, ये खानदानी मर्ज है, मेरे खून में शामिल है। पिछले 5-6 सालों में कई दफा जा चुका हूं मैं साइकियाट्रिस्ट के पास, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी रगों में भी वही खून है, बाहर का आदमी नहीं हूं मैं जो तुम गोलियां दे रहे हो मुझे।
क्या कह रहे हैं आप बाबा साईं? मासूरी जैसी इतनी बड़ी हकीकत को आप गोलियां कह रहे हैं? द्रेम बैंक का बेटा होकर आप बाढ़ में गई मासूरी। बाबा साईं प्लीज प्लीज। आज मैं आप हम सब इज्जत और दौलत लेकर बैठे हैं तो